Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry 10th, chapter number 9, lecture number 9, predicting extent of a reaction. पेज नंबर 13-14 आपकी टेक्स्ट बुक पे मौजूद है। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में 2 दफ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है 2019-20 में कि डिफाइन एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, तो उसको देख लेते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जिस तरह देखो इस केमिकल रिएक्शन के लिए केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू आप देख सकते हो। तो कहते हैं ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है प्रिडिक्ट्स पेश गोई करती है द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की हद को या एक्सटेंट को। अब एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं आप देखते हैं। कहते हैं इट इंडिकेट्स, यानी कि एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन इंडिकेट करती है टू विच एक्सटेंट, किस हद तक रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, के रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हैं। इनफैक्ट असल में इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स, कि एक रिएक्शन कितना मुकम्मल हुआ है बिफोर एस्टैब्लिशिंग, कायम होने से पहले इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम की स्टेट के। तो इक्विलिब्रियम स्टेट आने से पहले एक रिएक्शन कितना कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। कहते हैं 3 पॉसिबिलिटी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, और आगे चलते हैं आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी नीदर स्मॉल नोर लार्ज। अच्छा, इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक हाइपोथेटिकल सी एग्जाम्पल ली है। आप देखो केसी के एक्सप्रेशन में आपको पता है प्रोडक्ट्स ऊपर और रिएक्टेंट्स नीचे होते हैं। आप फर्ज करो ये 3 केसेस हमारे पास हैं। एक केस में 20 और नीचे 10 है, यानी कि 20 प्रोडक्ट है 10 रिएक्टेंट है। एक में 10 प्रोडक्ट है 20 रिएक्टेंट और एक में दोनों इक्वल है। अब देखो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर छोटा होता है, यानी कि नीचे वाली वैल्यू छोटी होती है तो आंसर बड़ा, नीचे वाली वैल्यू बड़ी तो आंसर छोटा, और दोनों सेम होंगे तो आंसर आपका 1 आ गया। ठीक है, तो अब देखो इनमें से लार्ज वैल्यू कौन सी है। लार्ज वैल्यू 2 है और 0.5 स्मॉल है, और 1 को हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है, दरमियानी है, नीदर स्मॉल नोर लार्ज है। ठीक है, तो अब आप देखो कि लार्ज वैल्यू के इस यानी कि एक्सप्रेशन से आप क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। एक चीज तो क्लियर हो रही है कि रिएक्टेंट जो है वो कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है। ठीक है ना, नीचे रिएक्टेंट है ना तो 10, यानी कि रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज्यादा है। और स्मॉल वैल्यू इसके ऑपोजिट बताती कि रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट कम, और ये जो मॉडरेट वैल्यू बताती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट जो है वो सेम कंसंट्रेशन में मौजूद हैं। आइए वापस चलते हैं। यहां पर देखते हैं जी लार्ज न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ केसी, कहते हैं लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इंडिकेट जाहिर करती है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर द रिएक्शन मिक्सचर। रिएक्शन मिक्सचर क्या होता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को कंबाइनली कहते हैं रिएक्शन मिक्सचर। तो रिएक्शन मिक्सचर में कहते हैं कॉन्सिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट। ठीक है, कि उसमें जाहिर है कि लार्ज वैल्यू कब आएगी, जब नीचे वाला डिनोमिनेटर कम और ऊपर वाला न्यूमरेटर ज्यादा होगा। तो प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट होते हैं एंड रिएक्टेंट्स आर नेग्लिजिबल, रिएक्टेंट्स बहुत ही कम होते हैं। और जब आपको पता है कि रिएक्टेंट कम और प्रोडक्ट ज्यादा है तो क्या साबित होता है कि रिएक्शन हैज ऑलमोस्ट गोन टू कंप्लीशन, रिएक्शन मुकम्मल हो चुका है। और उसमें एग्जांपल वो हमें दे रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीडेशन की, और 1000 केल्विन पर ये रिएक्शन होता है। और इसके लिए केसी की वैल्यू क्या है 2.2 × 10⁻²2, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। फिर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू में इसके सब ऑपोजिट आप लिख सकते हैं। तो कहते हैं व्हेन द केसी वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज स्मॉल इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड विद अ वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, यानी कि बहुत कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, यानी कि ज्यादा क्या होंगे रिएक्टेंट, कम क्या होंगे प्रोडक्ट। तो कहते हैं एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑलमोस्ट ऑल द रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट बट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स आर नेग्लिजिबल। तो अब अगर सारे रिएक्टेंट ही मौजूद है और प्रोडक्ट बहुत ही कम है तो रिएक्शन क्या होगा, नेवर गोज टू कंप्लीशन। ऐसे रिएक्शन कहते हैं कभी मुकम्मल नहीं होता। अच्छा देखो
इक्विलिब्रियम स्टेट से कभी भी आपने ये मतलब नहीं लेना कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बैलेंस है, यानी कि उनकी कंसंट्रेशन इक्वल है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अगर ए और बी दो हमारे पास, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, यानी कि ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है, तो यूं समझ लीजिए कि अगर हमारे पास ए के 3 मॉलिक्यूल हैं और बी के भी 3 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल ए का बी में चेंज हो, उसी वक्त बी का कोई एक मॉलिक्यूल ए में चेंज हो जाए, तो इस चीज को हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम स्टेट, कि जिसमें जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाते हैं। इसमें जरूरी ये नहीं है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी इक्वल हो, ठीक है। So numerical value of Kc neither small nor large. So such reaction have comparable amounts. Comparable कहते हैं बराबर बराबर of reactant product, ठीक है। और उसके लिए ये एग्जांपल आपने याद रखनी है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड जो है वो डिकम्पोज हो रहा है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना रहा है, और इसकी Kc की वैल्यू क्या है 0.211। So कहता है it indicates that the rate of decomposition of dinitrogen tetroxide in the combination of nitrogen dioxide to form N2O4 are almost comparable to each other। फिर एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है जी, 2016-18 में आ चुका है, यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, यानी कि हवा में मौजूद गैसेस का इस्तेमाल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स को बनाने के लिए। द टू मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बोथ ऑफ दीज गैसेस कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एमसीक्यूज है, याद रखिएगा कि ये दोनों गैसेस कितने परसेंट एटमॉस्फेयर का कॉन्स्टिट्यूट करती है, 99%। कहते हैं द गैसेस आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल्स सिंस द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी, ये 20वीं सदी की आमद से ही इन गैसेस को हमने केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ से देखते हैं, कहते हैं नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर अमोनिया, यानी कि N2 जो नाइट्रोजन है वो NH3 बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, विच इज फर्दर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कहते हैं नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर, और अमोनिया की मदद से आप यूरिया बनाते हो जो कि एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। फिर ऑक्सीजन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड विच इज फर्दर यूज्ड टू मैन्युफैक्चर किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर एक एमसीक्यूज भी याद रखते हैं कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को। तो ऑक्सीजन से आप बनाते हो SO2, SO2 से आप सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हो। So that is it for today's lecture. Thanks for watching. Please subscribe my channel. Take care.